स्टार्ट विद शशि 2.0 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी जो नया बम्पर वैकेंसी निकला है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का, जो हाल ही में नोटिस जारी हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में हम समझेंगे इसमें कितना वैकेंसी है, प्लस कौन कौन से पोस्ट के लिए हम लोग आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती निकला है ये बॉयज़ के लिए है कि ओनली फीमेल के लिए, ये सब डिटेल्स में हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ये जो अभी जो हम लोगों को हाल ही में वैकेंसी निकला है, ये वैकेंसी निकला है सीआईएसएफ कांस्टेबल का। ठीक है, किसका वैकेंसी निकला है? सीआईएसएफ कांस्टेबल का। तो आप जानते हैं कि सीआईएसएफ क्या होता है, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआईएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें हम लोगों का जो फायरमैन पद है उनका फायरमैन पद का बहाली निकली है। ठीक है, तो आप चलिए समझते हैं। तो इसमें हम लोग जो टोटल जो पोस्ट है वो पोस्ट कितना है? हम लोगों को इस बार टोटल जो फायरमैन का वैकेंसी निकला है उसमें टोटल पोस्ट है 1130। ठीक है, कितने पोस्ट निकला है? 1130, जिसे मैंने लिख दिया है 1130। तो ये जो पोस्ट निकली है ये पोस्ट ओनली फॉर मेल के लिए, इसमें लड़की आवेदन नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए आपको समझने के लिए आप अच्छे से समझे इसलिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 1130 पोस्ट निकला है ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही भर सकता है, इसमें फीमेल नहीं भर सकता है। वो भी किसके लिए, किस पद के लिए निकला है? सीआईएसएफ में फायरमैन पद के लिए ये पोस्ट निकला है। ठीक है, आप समझते हैं ये जो भर्ती निकला है इसका स्टार्ट कब हो रहा है और लास्ट डेट कब है? इसका स्टार्टिंग जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है 31/8/2024 से ये स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो लास्ट डेट है, यानी आप लास्ट डेट या रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, या फिर इसका जो लास्ट पेमेंट आप इसमें भर सकते हैं वो है अब, या फिर अपना फॉर्म में कुछ भी आप सुधार कर सकते हैं, तो वो लास्ट जो है वो 30/9/2024 तक। ठीक है, तो ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 31/8/2024। ठीक है, तो हम लोग इसको लास्ट कब तक आवेदन कर सकते हैं? इसको हम लोग लास्ट आवेदन कर सकते हैं 23/9/2024 तक। ठीक है, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आज डेट है 5 सितंबर। ठीक है, आज कितना तारीख है? 5 सितंबर। आप लोग ये जान सकते हैं कि 5 सितंबर आज बहुत एक टीचर्स लोगों के लिए अच्छे दिन होते हैं। आज ही के दिन हम लोग हैप्पी टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, आज ये जो टीचर्स डे है, ये टीचर्स डे जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनको याद करने के लिए प्लस दुनिया के हर टीचर जो है जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए एक अच्छे शुभ दिन है। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, किसी और दिन इसको। तो जैसे मैंने कहा तो आज 5 तारीख। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए इस फॉर्म को भरने के लिए हम लोगों को कितना फीस लगेगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है जैसे एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी बोल सकते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी में आपको जनरल प्लस आधार के लिए जो है आपको 100 रुपया लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल कैटेगरी है जिसको फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगेगा। वो स्पेशल कैटेगरी कौन कौन से हैं? जैसे SC ST या ESM। SC ST या ESM जो भी ये 3 कैटेगरी है, ये 3 कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो जनरल प्लस मतलब SC ST और ESM कैटेगरी छोड़ के बाकी जैसे जनरल और भी OBC 1 OBC 2 जो भी कैटेगरी है वो सबको कितना पैसा लगेंगे? फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, आप ये जानने की कोशिश करेंगे इस फॉर्म भरने के लिए मतलब एलिजिबिलिटी या फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली ये जो
फॉर्म निकली है, अभी भर्ती जो निकली है, इसके लिए आप जैसे के लिए आपको इंटर पास या 12 पास होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें कोई परसेंटेज की बात नहीं की गई है। आपके पास अगर साइंस स्ट्रीम है तो और अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी स्ट्रीम जैसे साइंस हो या फिर आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, आप सब में ये भर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, एक बार इसमें ध्यान दीजिए कि 12 पास होना चाहिए। अगर 12 पास नहीं हो या फिर उसका समान कोई आपके पास उसका समान आपके पास कोई और दूसरा सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें भर सकते हैं। मैंने लिख दिया है कि 12 पासेस और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करें एज रिलैक्सेशन की बात। तो एज की एज तो आप लोग जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, एक आर्मी है, आर्मी डिफेंस में एक आर्मी ही लाइन ऐसी है जो 17.5 से 17 एक 17.5 की उम्र से लेता है। ठीक है, आर्मी ही एक ऐसा पद है जो 17.5 की उम्र से आपको बहाली हो सकता है। बाकी जितना भी गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में 18 साल ही मांगते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट कितना है, मतलब लास्ट आप कब तक भर सकते हैं, तो इसका जो एज क्राइटेरिया में जैसे मिनिमम एज है 18 और आप इसमें कब तक भर सकते हैं, मिनिमम एज है 18। ठीक है, आपकी उम्र अगर 18 साल हो गया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और लास्ट तक कब, लास्ट कितना तक भर सकते हैं, लास्ट 23 साल तक आप भर सकते हैं। कितना साल तक, 18 से शुरू हो रहा है, मतलब आपका साल अगर आपका उम्र अगर 18 साल हो रहा है तो आप इस पद के लिए कैपेबल है। ठीक है, और दूसरा चीज ये है 18 साल से लेके 23 साल तक आप ये पद भर सकते हैं। ठीक है, और एक बात आप लोग जान लीजिए, 18 तो है ही और 18 से लेके 23 साल तक भर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर जो एज रिडक्शन एज पर कैटेगरीज, यानी आप अगर एससी या फिर एसटी या फिर ईएसएम कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिडक्शन दिया जाएगा। जिससे एससी का जो भी है एज रिडक्शन वो आपको यहाँ पर मिलेगा। एससी एसटी ईएसएम कैटेगरी में आपका जितना एज रिडक्शन रूल्स के हिसाब से जितना है वो आपको इसमें मिल जाएगा एज रिडक्शन में। ठीक है, तो आप और एक चीज इसमें ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, जैसे 1/10/2001 जिसका जन्म 1/10/2001 के पहले नहीं हो, उसके बाद का हो, वो लोग इस आवेदन के लिए भर सकते हैं। ठीक है, तब फिर जिसका जन्म 1/10/2001 यानी 1/10/2001 से जो पहले जन्मा है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। और जो बाद यानी 30/9/2006 के बाद जो मतलब जन्म लिए हैं उनको वो ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो जिसका जन्म हुआ 1/10/2001, ठीक है, जिसका जन्म 1/10/2001 से पहले है वो नहीं आवेदन कर सकते हैं, या फिर 30/9/2006 के बाद जिसका जन्म है वो लोग भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हालांकि दूसरा बात ये है कि आपका एज रिलैक्सेशन यानी मैंने आपका अगर 1/10/2 आप अगर एसटी कैटेगरी में है तो आप इसको मान के चलिए इसके 3-4 साल और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर 2001 तो फिर इसको 97, 98 या 99 से भी भर सकते हैं अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो। ठीक है, तो चलिए तो आप समझ में आगे होंगे कि मिनिमम एज है 18 और जो हम लोग को मैक्सिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज है 23। ठीक है, और आपको कैटेगरी बेसिस पर जो रूल्स सरकार की तरफ से जो छूट है एज रिलैक्सेशन में, जैसे एससी एसटी या ईएसएम, उसमें आपको छूट मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें आपको रनिंग करना होता है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के लिए आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा, और कितना मिनट में, 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा आपको 24 मिनट्स में। ठीक है, इसमें अच्छी तरह से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सीआईएसएफ के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक बोर्ड पे नॉर्मली आपको समझा सकूं इस तरह से मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन ये सब समझने के लिए आपको और अच्छी तरह से अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं
तो इसको आप CISF जो CISF का जो ऑफिशियल हैंडल वेबसाइट है उसमें जाइए, नोटिफिकेशन अभी भी जारी है, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये सोचा कि फिजिकल PAT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोला, जैसे 5 किलोमीटर रनिंग, तो 5 किलोमीटर जो रनिंग टेस्ट है इसमें आपको कितना मिनट में कंप्लीट करना होगा? जो 5 किलोमीटर रनिंग टेस्ट है आपको कंप्लीट करना होगा 24 मिनट्स में, ठीक है। अगर 24 मिनट्स तक आप ये 5 किमी रनिंग को आप पूरा कर सकते हैं तो आपका PAT तो निकल जाएगा, ठीक है। कितना है? 24, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको कितना किलोमीटर आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो इसमें तैयारी करना है 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट से। अगर 24 मिनट से पहले आप घुस गए तो आपके लिए और अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन आपको 24 मिनट्स के अंदर ही आपको ये सब 5 किलोमीटर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। आप समझते हैं जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या सेकंड है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, जैसे आपका हाइट हो, वेट हो, ठीक है, ये सब आपका चेकअप किया जाता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जैसे हाइट आपका जो हाइट है, आपको हाइट कितना है, तो इसमें नॉर्मली हाइट किया गया है, नॉर्मली जो हाइट मांगा है वो 170 सेंटीमीटर। कितना है नॉर्मली हाइट? कितना है नॉर्मली आपको हाइट मांगा है? 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इस हाइट में भी आपको छूट मिल जाएगा, आप अगर SC ST या ESM कैटेगरी के है तो इसमें भी आपको छूट मिल सकता है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नॉर्मली जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर है, लेकिन जो भी SC ST या ESM कैटेगरी के हैं उनको हाइट रिलैक्सेशन में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में आते हैं चेस्ट की। चेस्ट आपको नॉर्मली कितना रखना है? नॉर्मली है 80। तो चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट में है नॉर्मली कितना है? नॉर्मली है 80, और आपको इसको चेस्ट में बढ़ा के कितना करना है? 85। नॉर्मली जो आपको चेस्ट है करना है 80, और आपको जो चेस्ट बोलते हैं जैसे पूरा सांस भर के पूरा इसको चौड़ा करना होता है उसमें आपको 85, ठीक है। इसमें भी आपको छूट मिल जाएगा, अगर आप वो जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर में आपको आ जाते हैं तो आपको उसमें भी छूट मिल सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग वेट की बात किए तो वेट में हम लोग जान सकते हैं कि वेट आपको कितना होना चाहिए। इस CISF कांस्टेबल फायरमैन के लिए आपको वेट होना चाहिए जैसे आपका हाइट, ठीक है। आपका हाइट जितना होगा उस हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप 7 फुट है तो 7 फुट के हिसाब से आपका वेट मांगा जाएगा। आप अगर 6 फुट 8 इंच है तो आपको उस हिसाब से वेट मंगाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि हाइट वाइज वेट लेगा इसमें, हाइट वाइज वेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न इसमें क्या है? एग्जाम पैटर्न में देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या है? एग्जाम पैटर्न में ये है कि आपको 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 मार्क का आपका 100 क्वेश्चन मिलेगा। कितना? 100 क्वेश्चन का 100 मार्क मिलेगा। इसमें क्वेश्चन आपका रहेगा 100 और उसमें कितना मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल जो सब्जेक्ट है इसमें आपको सब्जेक्ट एक कैटेगरी बोल सकते हैं, 4 कैटेगरी और आपको जैसे मैंने ए बी करके करा है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट का रूल है, सब्जेक्ट ये क्वेश्चन ये मार्क्स, ठीक है। इस हिसाब से समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसे जनरल एंड रीजनिंग, ठीक है। जनरल एंड रीजनिंग क्वेश्चन से आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से आपको 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जनरल एंड रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आएगा? 25 में आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 25 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जनरल नॉलेज जीके आपका फुल फॉर्म होता है जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में आपको जनरल अवेयरनेस इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन से 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था कि 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट में भाग कर सकते हैं, जैसे बोला था। तो जैसे मैंने कहा कि जीआई एंड रीजनिंग से आपको 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से भी आपको 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। और बच्चा तो ये दोनों मिलेगा हो गया 25 प्लस 50, ठीक है। तो 50 मार्क्स हो गए इधर और बचा रहा 50 मार्क्स। तो और 25 मार्क्स का जो है और 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। तो इसमें मैथमेटिक्स में कितना नंबर है?
25 क्वेश्चन में 25 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें हो गया 75, ठीक है। तो इसमें तो आप समझ गए होंगे कि 75 जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन में से 75 मार्क्स आपको मिलेगा। और एक अलग पार्ट है, जैसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में क्या है, इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश, ये मैंडेटरी है। आपको या तो इंग्लिश करना पड़ेगा या तो हिंदी करना पड़ेगा, आप एक साथ दो नहीं कर सकते। अगर आप हिंदी पार्ट को चुनते हैं, आप अगर हिंदी पार्ट को चुनते हैं तो आपको हिंदी करना होगा, या फिर इंग्लिश पार्ट को चुनते हैं आपको इंग्लिश ही करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आपको सुविधा लगे आप उस पार्ट्स में करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि हिंदी का 5 सॉल्व कर लिए फिर इंग्लिश का 5, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर 25 क्वेश्चन अटेंड करना है तो हिंदी का ही 25 क्वेश्चन अटेंड करना होगा। आप अगर इंग्लिश का अटेंड करना चाहते हैं तो इंग्लिश का ही करना होगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते, ये दोनों लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। जैसे बेसिक हिंदी से हिंदी ग्रामर आएगा, इंग्लिश से इंग्लिश ग्रामर आएगा, ठीक है। तो इसका 4 पार्ट मैंने पहले बताया कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। ये टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स। अब अगर हम लोग क्वालिफाइंग नंबर की बात करें, ठीक है, क्वालिफाइंग तो नॉर्मली जो क्वालिफाइंग है जनरल के लिए, जनरली अदर कास्ट के लिए, तो उसके लिए 35% है, ठीक है। 100 में 35 आएगा तो आपको इसमें शॉर्टलाइज के लिए इसमें आपको ये PhD या फिर PAT या फिर PhD के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपको 35% उठाना होगा, ठीक है। और जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए कितना है, उसके लिए 33% है, ठीक है। तो आप अगर SC ST कैटेगरी में हैं तो 33% आपको 100 में से 33% उठाने से आप PAT या PhD के लिए क्वालिफाइंग हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटी लोकेशन की, ठीक है। तो ज़्यादातर आप देखे होंगे CISF मतलब क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसमें आपको सेंट्रल के जो धरोहर है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर एयरपोर्ट या फिर फोर्ट, ठीक है, या फिर रेलवे स्टेशन, बड़ा बड़ा जो जॉनसन्स है, उसमें आपको CISF को ड्यूटी करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो आपको समझ जाएंगे कि जो ड्यूटी लोकेशन है वो किसका है। आपको ड्यूटी लोकेशन मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर आपको ड्यूटी लोकेशन में आप समझ गए होंगे, जैसे एयरपोर्ट में आपको CISF देखने को मिलेगा। बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन है, जॉनसन्स है, उसमें भी आपको CISF ड्यूटी करते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा या फिर बड़ा कोई फोर्ट हो या फिर कोई रेलवे स्टेशन, फोर्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब जगह में आपको CISF जो जवान है वहाँ पे तैनात देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट में हम लोग बात करेंगे सैलरी स्केल की, तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से लेके 81,000 तक, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपका 25,000 से सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड से आपको 25,000 से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट कितना तक जाएगा ये आपका सैलरी, लास्ट सैलरी जाएगा 81,000 तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।